दोस्तों, अपराध की इस काली दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एमबी यानी मस्तान भाई सब जात वाला एक अपराधी हूँ और मेरे द्वारा किए अपराध के सिलसिलेवार किस्से सुनाता हूँ, क्योंकि अपराध सिर्फ किए नहीं सुनाए भी जाते हैं। दोस्तों, अब ये मेरे लिए दलदल नहीं मेरी दुनिया बन गई, क्योंकि अब मुझे खुद इसके सहारे बड़ा गैंग बनाना था और काबिज होना था अंडरवर्ल्ड के शिखर पर, क्योंकि हर छोटा बड़ा शूटर अपराधी एक दिन कामयाब होकर इस दुनिया के शिखर पर ही जाना चाहता है। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, परंतु जवानी का जोश और अपराध में मिले अब तक की सफलताओं से मैं उत्साहित था और इस यात्रा में आने वाली चुनौतियों को बहुत हल्के में ले रहा था, जिसका मुझे बाद में अनुभव और खामियाजा दोनों भुगतना पड़ा। खैर, कहानी अभी इस वक्त की सुनाता हूँ। 2 महीने के भीतर मेरी जमानत हाई कोर्ट से हो गई। जेल से रिहाई के बाद मेरे पास सबसे पहला काम था खुद को छिपा के सुरक्षित यानी जिंदा रखना, क्योंकि अब पुलिस भी मुझे चैन से बाहर रहकर अपराध नहीं करने देगी और न ही भाई जी मुझे देखना चाहेंगे। तो अब बाहर मेरे लिए 2 खतरा एक साथ था। ना कोई अपना नेटवर्क था, न लड़कों की कोई टीम, न पैसा। जो था सब भाई जी का था। अपने पास केवल 1-2 जिगरी पुराने जेल के साथी। इसलिए फ़िलहाल मैंने अपना अड्डा ही कुछ दिनों के लिए बदल देना उचित समझा। नेपाल के काठमांडू शहर में पहुंचकर पुलिस और भाई जी को थोड़ा निश्चिंत हो जाने का मौका दे देना चाहता था। मेरे पास बड़े हथियार भी नहीं थे अपने, वो भी एक बड़ा कारण था भाई जी के अब तक जिंदा रहने का। मैंने उनके हथियार से बहुत घटनाएं की थी, लेकिन हथियार कहाँ से खरीदते हैं, कौन सप्लायर है, ये बात उनके ग्रुप में कम ही लोगों को मालूम थी। मुझे भी मालूम होती अगर मैं इसमें रुचि रखता तब, लेकिन मुझे अपराधी कभी बनना ही नहीं था कि मैं आगे भविष्य के बारे में सोचकर कोई प्लान करता, खासकर बड़ा हथियार जो आप समझ रहे होंगे। उन दिनों पूरे उत्तर बिहार में केवल 1-2 लोगों के पास ही इतना बड़ा हथियार था। कीमत भी बड़ी थी, ताकि हर कोई सामान्य गैंग या कोई भी नया अपराधी से खरीद सकता। जिस माफिया ने मुझे पैसे दिए थे जेल में आकर, उसका अपना पुराना नेटवर्क था। उसने बड़ा हथियार खरीदने में मेरी सहायता की और सारे पैसे भी उसने लगाए। कुछ समय बीतने और हथियार मिल जाने के तुरंत बाद मैं अपने शहर वापस आ गया और अपने दोस्त संजय के गांव में आकर उसके दलान में छिपकर रहने लगा। वो जो भी खाना लावे घर से वही खाता, दिन में चुपचाप वहीं सोता उसके दलान में छिपकर, और शाम को रेकी करने के लिए शहर निकल जाता। सुबह सुबह भोरवा में सूरज निकलने से पहले मैं उसके दलान में घुस जाता। संजय को आते जाते उसके गांव के कई लोगों ने देख लिया था। सबको मालूम था कि संजय एक छोटा मोटा अपराधी है और उसका जेल जाना आना लगा रहता है, लेकिन भाई जी ने पुलिस को सख्त निर्देश दे रखे थे कि उसके जान पहचान का कोई भी आदमी बाहर निर्भीक होकर नहीं घूम सकता। जेल के भेदिये ने ये बात बता दिया होगा कि संजय की मेरे से अच्छी मित्रता हो गई थी, इसलिए हमने पुलिस के भय से उस दिन के बाद से उसका दलान छोड़कर रात को सोने के लिए चले जाते उसके खेत में, चौरी में, जहाँ गेहूं की सिंचाई पटवन चालू थी। नितांत चौड़ में एक प्लास्टिक के छोटे झोपड़े में चुपचाप रात को सो जाए। दिन में उसके दलान में रहें और रात को जब देर से लौटें तब खाना खाकर चौर में। वहाँ ओल्ड मोंगराम की व्यवस्था संजय ने कर रखी थी, जिससे हम अपनी कनकन्नी दूर करने के लिए, यानी ठंड भगाने और दिमाग में पुलिस पर नज़र रखने के लिए शरीर में गर्मी पैदा रखने के काम में इस्तेमाल करें। पुलिस अक्सर 12 बजे से थोड़ा पहले रेड करने आती है, नहीं तो सुबह में 3:30 बजे के आसपास। हम अलर्ट रहते थे, खासकर मैं कई रातों से सोया नहीं था। कैसे सो सकता था भाई जी को बिना सुलाए? दिमाग में वही गुस्सा हर वक्त। बहन की शादी टूट गई थी, सब बिखर गया था उस हराम खोर की वजह से। जब तक उसे मारूंगा नहीं तब तक चैन से सोऊंगा नहीं, ये मन ही मन निश्चय कर रखा था। जब संजय सोता तब मैं बाहर कंबल लपेट कर बैठता
और जब मैं थोड़ी देर झपकी लेने जाता तब संजय बाहर बैठता था। शरद की रात थी, चारों तरफ कोहरा होता था। मेहरबानी उस ओल्ड मॉन्क की जिसने ठंडी काटने और भाई जी को सुरधाम भेजने में उसका अहम योगदान था। उस रात बहुत ठंड थी, मैं शहर नहीं जा पाया। संजय को नींद बहुत लग रही थी। 2-3 रम का पेग लगाने के बाद संजय पहले सोने चला गया और मैं बाहर पहरा दे रहा था। मुझे भी हल्की हल्की नींद आ रही थी। भोर के उस पहर में नींद भी ज़बरदस्त लगती है। मेरा मन किया कि थोड़ी देर मैं भी सो जाता हूँ। आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है तो आज ही कैसे हो जाएगी। अरे राम हो, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। सोने की सोच ही रहा था, तभी पुलिसिया टॉर्च के लंबे लंबे फॉक्स संजय की घर की तरफ से आ रहे थे। संजय का घर उसके मचान से लगभग 500 मीटर दूर रहा होगा, सड़क के उस पार, जो वहाँ खेतों से और सामान्य दिनों में साफ दिखता था, लेकिन उस दिन कोहरे की वजह से थोड़ा धुंधला दिख रहा था। फिर भी पुलिसिया टॉर्च के लंबे नुकीले रोशनी की तरंगे खेतों से होते हुए उसके मचान की तरफ आ रहे थे। चारों ओर हल्का कोहरा था। मैंने तुरंत भीतर जाकर संजय को खींचकर जगाया और जल्दी से उसे बाहर लेकर आया। उसने आंख मीचते हुए जैसे ही बाहर का नज़ारा देखा, फिर मेरी तरफ देखा। हम दोनों को भाई जी और प्रशासन की बौखलाहट समझ में आ गई थी। संजय ने तुरंत मुझे खींचकर अपने साथ आने को कहा। हम दुबके हुए झुककर केहूनी हाथों के बल रेंग कर वहाँ से 200 मीटर दूर नीचे नासी में जल के जाने के लिए निकासी का जो रास्ता बना होता है उसे नाहर या नासी बोलते हैं। उन समतल खेतों के मुकाबले वो घुटने तक नीचे होता है, जिसमें अक्सर पानी का बहाव रहता है। तुरंत रेंग कर पहुँचे और पानी में गर्दन से नीचे तक खुद को डुबो कर सो गए। हमारा केवल मुंडी बाहर था, वो भी खौर जंगल की झुड़मुठ के आड़ में। इतने बड़े लंबे नासी में किसी को छान लेना, वो भी भरे पानी में, इतना आसान नहीं था। हम पहले से जागरूक थे, इसलिए पुलिस का प्लान आज फेल हुआ। वो सभी उसके झुग्गी तक आकर चेक किए और वापस चले गए। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा सिवाय एक खाली बोतल रम के। सन्नाटों के बीच पंपिंग सेट चलने की आवाज़ आ रही थी। आधे घंटे बाद पूरी तसल्ली करके हम बाहर निकले। पूरा शरीर पानी से लथपथ। ठंड से ठिठुरते हमारे शरीर में कई जगह जोंकों ने छेद कर अपना सुराख कर दिया था। जोंक जल का एक काले रंग का कीड़ा होता है। हर जगह से खून निकल रहे थे। हम एक एक जोंक को पकड़कर जोर से खींचते हुए अपने झोपड़े तक आ गए। मैंने संजय से कहा, भाई वो मिलिट्री वाला बचा हुआ सामान होगा तो लेते आना। पानी में लेटे लेटे मेरा शरीर काठ का हो गया था। ठंड भी लग गई और सुबह तक अब जाड़ भी न जाएगा इस एक कंबल से। उसने किरोसिन तेल डालकर कुछ लकड़ियां जला दी और मुस्कुराते हुए ये बोल कर गया कि तुम बाहर की आग को लहराओ, तब तक मैं अंदर वाली गर्मी लेकर आता हूँ। आग की धधक खूब तेज हुई, तब तक संजय भी वापस आ गया जुगाड़ के साथ। हम पेग के साथ ये सोचने लगे कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हमें अब 1-2 दिन में ही घटना को अंजाम दे देना होगा। हथियार को हमने एक सुरक्षित जगह छिपा कर रखा हुआ था। मैंने संजय को कहा, उसे अब मंगा ले, अब समय आ गया है और अपने पास समय भी नहीं है। उसने मुंडी हिलाते हुए हाँ में सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद हमें हल्की हल्की नींद ने अपने आगोश में ले लिया। दोपहर को हथियार आते ही हमने उसे ठीक से चेक किया, फिर उसको अच्छे से साफ सुथरा करके मैंने उसमें 2 मैगजीन लोड किया, जिसमें लगभग 60 गोलियां थी मेरे पास। एक मैगजीन में 30 गोलियां आती हैं। फिर सामान को खोल कर रख लिया बीच पेट के सामने। गाड़ी संजय चला रहा था। मैंने एक हल्की
वाली कंबल ओढ़ रखी थी। हम शहर के एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर एक चाय की दुकान पर रुके। इंतजार करते करते हम कई चाय पी चुके थे। दरअसल हम घात लगाकर इंतजार करने में लगे थे। रोज की तरह वो अपने समय से नहीं आया। मुझे थोड़ी अकुलाहट भी हो रही थी। एक दिन में 2 काम निपटाने थे। पहले इस राजनेता का, फिर भाई जी का काम खत्म करना था। हमने दोनों की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन भाई जी वाला प्लान सिर्फ मेरे मन में था, जो मैंने संजय को भी नहीं बताया। इस बड़े कांड के बाद पुलिस और जनता का ध्यान उधर होगा, तब तक मैं उधर। उनके गुप्त स्थान के बारे में मेरे अलावा मुश्किल से 2-3 लोग ही जानते थे। ये ख्याल मेरे दिमाग में चल ही रहा था, तभी संजय के छोटे सिंगल इस्तेमाल वाले फ़ोन पर खुशखबरी आई कि शिकार चल दिया है और केवल 2 बॉडीगार्ड साथ में हैं। हमने फ़ोन को बंद करके वहीं झाड़ी में फेंका और अपने मोबाइल से उस दिशा में चल दिए जिधर जाने का संदेशा आया था। मैंने हौसला दुरुस्त किया और सामान को भी उसी जगह एक छोटे नर्सिंग होम के ऊपर वाले बाथरूम में जाकर उसे असेंबल कर लिया था। तब तक बड़े हमले में अगर आप पहले से घात लगाकर जोरदार हमला करते हैं, तब सामने वाला कोई भी हो उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं पूरी शिद्दत से हमला करता था। शिकार के बचने और भागने का कोई मौका नहीं होता। हमने उसकी गाड़ी को पहचान कर पहले से तय कर लिया कि शिकार बैठा है या नहीं। इस फिराक में हमने उसे कई बार ओवरटेक किया और तसल्ली कर ली कि शिकार कहाँ और किस पोजीशन में बैठा है। किसी सरकारी गार्ड को बचाया जा सकता है या नहीं। सरकारी सिपाही बच जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सरकारी आदमी मरने पर सरकार ज़्यादा तिलमिला जाती है। और अगर नहीं बचाया जा सकता है तो फिर वो भी साफ होगा। शाम का वक्त था, इसलिए चौराहे पर थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक था। उस जाम के चक्कर में हमें उसके आगे निकल जाना पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद हमने अचानक संजय को गाड़ी घुमाने के लिए बोला। बीच में थोड़ी दूर कम ट्रैफिक था और सुनसान भी, क्योंकि दोनों तरफ बाउंड्री वॉल थी चर्च की। उसके आगे भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले शुरू हो जाते थे। शिकार की गाड़ी मजबूरन वहाँ थोड़ी धीमी चल रही थी और फिर अचानक सामने से किसी गाड़ी के रुकने की वजह से उसका ड्राइवर घबराते हुए जोरदार ब्रेक मारा। तब तक मैंने कंबल हटाते हुए गोलियों की बौछार कर दी। आगे से पीछे जाते हुए मैंने एक मैगजीन खाली कर दी और तुरंत दूसरी मैगजीन को लोड कर पूरी तसल्ली से गुस्सा शांत होने तक गोलियां बरसाता रहा। उस हत्याकांड से मुझे आगे कईयों को कड़ा संदेश देना भी था। शाम का समय था, गोधूली बेरा, ट्रैफिक एकदम सिकुड़ गया। जो जहाँ थे वही ठहर गए या भागने छिपने लगे। कोई सड़क के नीचे दीवार से दुबका हुआ था तो कोई ज़मीन पर। हैवा खड़ा करने के मकसद से मैंने कई गोलियां यहाँ वहाँ हवा में फायर कर दी। फिर बाइक को उल्टी दिशा में घुमाकर सामान को हवा में लहराते हुए वहाँ से निकल गए। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। एक बड़ा अध्याय आज समाप्त हुआ था। राज्य भर के अखबार की सुर्खियों को हमने तय कर दिया था। हम शहर से गांव की तरफ भागते हुए नाहर वाले सुनसान रास्ते से निकले। आगे जाकर मैं तुरंत मोटरसाइकिल से उतर गया था। सामान को एक झोले में डालकर मैंने संजय को समझाया कि बाइक को नहर में फेंक दे और सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना। मैं केवल एक पिस्टल और हाथ में पैसों वाला झोला, जिसमें हमने 10 लाख रुपए रखे थे, और अपने कपड़े बदल लिए, कंबल हटाया और मेन रोड पर आकर एक मिनी बस में सवार होकर वापस शहर आ गया। वहाँ बस स्टैंड से रिक्शा में बैठकर तवाइफ के कोठे तक पहुँचा। मैंने तवाइफ को ये रुपए देते हुए बोला, गिन लेना, तुमको इसे गिनने में भी समय लगेगा। मैं तुम्हारे यहाँ 2 दिन रहूँगा, फिर निकल जाऊँगा। तवाइफ से मेरी पुरानी जान पहचान थी और ये रकम उन दिनों के हिसाब से बहुत बड़ी। मैंने उसे बता दिया था कि अपने साजिंदों को भी मेरे यहाँ आने की खबर नहीं देना। मैं भाई जी के साथ इस तवाइफ के यहाँ पहले भी कई बार आ चुका था,
इसलिए वो तवायफ मुझे अभी भी भाई जी का ही खास आदमी समझती थी। मैंने जानबूझकर उसे ये बात नहीं बताई कि भाई जी के किसी आदमी और पुलिस किसी को भी यहाँ आने पर ये मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। रकम इतनी बड़ी थी कि वो सिर्फ मुस्कुराए और मुझे अपने मकान के सबसे ऊपर वाले स्टोर रूम में रहने के लिए एक सिंगल बेड का इंतज़ाम कर दिया। मैंने संजय को पहले ही बता दिया था कि अगला काम होते ही कल या परसों जब भी होगा मैं शाम को जंक्शन के एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ूंगा मुंबई के लिए। उसके आउटर सिग्नल पर मेरा दोनों दिन इंतज़ार करना। ये विशेष स्थान अड्डा भाई जी का केवल कुछ ही लोग जानते थे। मैंने वहाँ दम साध कर भाई जी के आने का इंतज़ार करने लगा। भाई जी के आने से पहले उनके 4-6 लड़के उस तवायफ के घर पर आ जाते थे और सभी छोटे कदरदानों को फ्री करने के बाद ही भाई जी वहाँ आते उसका गाना सुनने। सप्ताह में 1-2 दिन जरूर आते थे। ये बात उनके कुछ विशेष लोगों को ही मालूम थी, जिसमें से मैं भी एक था। पुलिस शहर में नाकेबंदी में लगी हुई थी केवल खाना पूर्ति के लिए। जिले के सभी छोटे बड़े अपराधियों छुटभइयों की धरपकड़ चालू थी। अखबार में कल जो खबर छपी थी उसके हिसाब से किसी खास गैंगस्टर पर ध्यान नहीं दिया गया था। मैं इसका लाभ लेते हुए शहर में एक के बाद दूसरा बड़ा धमाका भी कर दिया। भाई जी रात 8 बजे आने वाले थे। उनके लड़के शाम को ही आकर उन गलियों में आगे पीछे खड़े हो गए थे। उनके कुछ देर बाद भाई जी आए और गाने की महफिल लगी। दूसरा ही गाना शुरू हुआ होगा तभी मैंने ऊपर से स्टोर रूम से नीचे उतरते हुए भाई जी के सामने आकर खड़ा हो गया। भाई जी को साक्षात काल के दर्शन हो गए थे। वो नीचे बैठे थे और मैं उनके ठीक सामने हाथ में फुल लोडेड पिस्टल की एक विशालकाय दानव के रूप में खड़ा था। वो समझ गए कि अब गिड़गिड़ाने, हाथ जोड़ने और भागने का कोई अवसर नहीं है। मेरी आंखों में दहकती खून का उबाल उन्होंने देख लिया था। मैंने बिना देरी किए सिर्फ 2 गोली भाई जी को पॉइंट ब्लैंक 0 की दूरी से उनके सर में मारी और हॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई जी को लुढ़ के देख तवायफ भी वहीं बेहोश हो गई। मैं ऊपर भागा और बिना देरी किए रस्सी के सहारे नीचे नाले में उतर गया और जब तक उनके लड़के कुछ समझते और मेरे पीछे छत तक आते तब तक मैं कीचड़ वाला नाला पार कर गया था। उनके लड़कों ने मुझ पर पीछे से कई राउंड गोलियां चलाई मगर दूरी के कारण मुझे लगी नहीं और जब उन्होंने मुझे पहचान लिया तब मेरे पीछे आने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वो लोग जानते थे मुझे और मेरी सनक को भी। जब उनका बाप ही चला गया फिर इनमें इतनी हिम्मत कहाँ बची थी। भाई जी को मैंने दनादन 2 गोलियां मारी थी। वो उतने में ही लुढ़क गए थे। मुझे बहुत तसल्ली और सुकून महसूस हुआ था उस भाई जी का काम तमाम हो जाने से। वहाँ से मैं सीधा रेलवे स्टेशन के वॉशिंग फील्ड में पहुँचा जहाँ गाड़ियों को धोया साफ किया जाता है। वहाँ पहुँचकर एक जनरल बोगी में घुसा और बाथरूम के ऊपर लगे सनमाइका को स्क्रू ड्राइवर से खोलकर उसमें हथियार छिपा दिया और पुनः उसी रूप में कस दिया। गाड़ी अभी वॉशिंग फील्ड में ही लगी थी। मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना उचित समझा खतरे को देखकर। हथियार को सेट करने के बाद आउटर सिग्नल के बाहर लिट्टी चना खाने चला गया कठी पुल पर। सुकून से बहुत दिनों बाद खाना खा रहा था। शाम को ट्रेन थी। अब फिलहाल उस शहर में रुकना किसी हाल में सुरक्षित नहीं था। मैं संजय के आने का इंतजार करने लगा। मेरा जी भर गया था वहाँ की गंदी राजनीति से। सब जात पात करने लगे थे। अपराधियों में भी जाति पाति, कानून के रखवाले भी अपने लोग और दूसरे लोग की दृष्टि से काम करने लगे। जंगल राज की वजह से बहुत सारे अपराधी कुकुरमुत्ते की तरह उपजने लगे थे और मारवाड़ी और सोनारों को छोड़कर कोई भी ठीक ठाक पैसा नहीं देता था। उस छोटे शहर में पैसा ही कहाँ और कितने लोगों के पास था और तंग करने वाले बहुत छोटे बड़े अधिकारी और गुंडे। इसलिए मैं उस शहर को ही छोड़ देना मुनासिब समझा। अब मेरा मकसद अपराध से पैसे कमाना हो गया था और पैसे सबसे ज़्यादा भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में थी। मेरा एक मुसलमान दोस्त मुंबई में किसी बड़े गैंग के लिए काम करता था।
मैंने संजय को उस आदमी के बारे में संपर्क करने को कहा ताकि मुंबई में अपराध के तंत्र को समझ सकूं और रहने खाने की व्यवस्था भी हो जाए। संजय गाड़ी चलने से ठीक पहले अपने साथ एक छोटा झोला लेकर पहुंच गया। उसने अपने साथ लाए सामान के बारे में इशारा किया। तब मैंने उसे बाथरूम में जाने का इशारा किया। वो समझ गया हमारे सामान लाने और ले जाने का तरीका। हम दोनों जंक्शन के बाहर आउटर सिग्नल पर चलती ट्रेन में चढ़े थे और पायदान की सीढ़ियों पर बैठे। जनरल बोगी के अंदर बहुत भीड़ होती है। खैर, ठंडी में एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठने में भी असुविधा नहीं होती। हम दोनों ट्रेन की गति और आसमान में चांद और जगमगाते तारों को बड़ी तेजी से छटा बिखेरते देख रहे थे। बचपन से जवानी की सारी यादें अपने आप आंखों के सामने तैरने लगी थी। अपनी जमीन, अपने लोग सब धीरे धीरे पीछे छूटे जा रहे थे। पता नहीं इस मिट्टी को दोबारा चूमना नसीब होगा या नहीं। भविष्य के गर्भ में खुद को छिपाए हम अपने छोटी कश्ती से बड़े समंदर में उतरने की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, अब अगले अंक में आपसे मुंबई की चकाचौंध में मुलाकात होगी और चमकदार किस्से भी आपको सुनने मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए 9mm स्टूडियो से और सुनते रहिए अपराध के किस्से। मैं MB सब जात वाला एक अपराधी हूँ और मेरे द्वारा किए अपराध के सिलसिलेवार किस्से सुनाता हूँ, क्योंकि अपराध सिर्फ किए नहीं, सुनाए भी जाते हैं।